अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी इंटरलीविंग। मेमोरी इंटरलीविंग प्रोसेस को समझने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो आप उस डायग्राम को थोड़ा इमेजिन करना, देन आप इजीली इसको लिख कर आ जाओगे। तो एक बार मैं पहले आपको इसके क्वेश्चन दिखाई रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, जिससे आप लोग जो है उसी हिसाब से माइंड में थोड़ा कंटेंट डालिएगा। तो मेमोरी इंटरलीविंग पे जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो ये है कि बताइए मेमोरी इंटरलीविंग डायग्राम के थ्रू। तो ये डायग्राम वाला जो क्वेश्चन था वो मुझे बहुत पहले मिला था, उसके बाद डायग्राम वाला क्वेश्चन कोई मिला नहीं। और डायग्राम ना इसका टफ है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि आप लोग बना पाएंगे इस डायग्राम को, फिर भी मैं यहाँ बता दूंगा। डायग्राम करके मत जाना, आप सीधे मेमोरी इंटरलीविंग प्रोसेस को लिख देना बस यहाँ पर। तो मेमोरी मेमोरी इंटरलीविंग होती क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी लिविंग बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इंटरलीविंग। मेमोरी इंटरलीविंग ये और उसमें आया हुआ है, जैसे 5 वो आते हैं ना आपके डेफिनेशन लिखी हुई से। मेमोरी इंटरलीविंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस बताइए। तो इसको कैसे करना होगा हम वो समझने वाले हैं। तो पहले मेमोरी इंटरलीविंग का मैं आपको पूरा फंडा समझा देता हूँ यहाँ पर। ये अब आप यहाँ पर इसको देखो, जैसे ये है, ये एक पर्सन है जो कि इतने सारे फूड आइटम्स को खाना चाहता है। अब मानकर चलो कि मुझे जो है, मैंने इससे कहा कि तुम्हें ये खानी है, ये ग्रीन वेजिटेबल यहाँ पर है। तो अगर अब ये खाएगा ना, तो इसको एक एक करके इसको यहाँ रखना पड़ेगा। सब सामान को पहले इसको खाएगा, या इसको रखेगा। और आप यहाँ पर ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो एक बार उठाने में एनर्जी खर्च होती है डेट इज काउंटेबल, मतलब उठाने में एनर्जी खर्च होती है, उठाने में। ओके, डन है। उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी अपने को ब्रेन से, तब वो टास्क कंप्लीट होगा। फिर इसे खत्म करके फिर दोबारा इसका नंबर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर आएगा, दिस वन। लेकिन अगर इसकी बजाय हम ऐसे कर दें कि इंसानों के हम 4 हाथ कर दें, और जो हमारे पास डेटा था, मतलब ये जो चीज़ थी, उसको भी डिवाइड कर दें। तो जो मैंने बोला था ना कि एक बार उठाना है आपको, कैसे भी उठाओ, 4 हाथों से उठाओ या एक हाथों से उठाओ, तो आप एक बार में नहीं है, बहुत सारा कंटेंट उठा लोगे। देखो आप ये 1 2 3 4, मतलब ये चारों के चारों जो आइटम है आपके पास, एक बार में आपके पास अवेलेबल होगा यहाँ पर, ये जिस बनने से करके ये। फिर नेक्स्ट बार मैं आपसे कहूंगा तो नेक्स्ट बार में आपको उठा लेना पड़ेगा ये। और उधर क्या हो रहा था, 8 बार साइकिल हो रही थी, मतलब फैच जो हो रहा था, फूड की इनटेकिंग जो थी, आप कितनी में करते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम फैचिंग कर रहे थे, या 8 टाइम डेटा है तो 8 बार फैचिंग कर रहे थे। यहाँ क्या है, 8 डेटा आपने 2 बार में एग्जीक्यूट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, टाइम आपने कम कर दिया, आपने सारा खाना क्या कर दिया, 2 बार में ही खाना खत्म कर दिया। आप ये बात यहाँ ना समझ रहे हो ना, बस ये जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पर लिया ताकि आपके माइंड में मटेरियल इजीली तरीके से चले जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या है और क्या लिख कर आना है आपको यहाँ पर ये। तो जो मेमोरी इंटरलीविंग का जो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये जो कंटेंट आपको लिखना है, ये जो 3 नंबर में लिखना है वो कंटेंट, ये वाला पोर्शन जो है ये लिख कर क्या आएंगे, लिखेंगे आप ये कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या होता है, स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज होती है, मतलब डिजाइनिंग पर्पजेज में यूज होती है, हम किस तरीके से डिजाइन करें। अगर आपने रेड की वीडियोस देख ली होगी अगर, तो रेड के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो भी इसी बेस पर थी। जो हमारे पास ड्रम से, ड्रम्स को अपने ब्लॉक में डिवाइड किया, ब्लॉक को हमने क्या किया, रो में कर दिया, फिर कॉलम में कर दिया, ऐसे कर करिए। तो ये भी एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज होती है। किस लिए यूज होती है, एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ाने के लिए। कैसे, जिसमें हम डिवाइड कर देते हैं मेमोरी को इनटू मल्टीपल बैंक्स में। तो यहाँ पर हम लोग ये हमारे क्या है, बैंक्स है ये, तो सॉरी, रुको, ये आपके मॉड्यूल कह दो या बैंक्स कह दो। मैंने ये जो 4 डिवाइड किए थे ना, इनको मॉड्यूल भी कहा जाता है, मॉड्यूल्स, या बैंक्स भी कहा जाता है, मॉड्यूल्स कहना आप इनको। अलाउइंग द सीपीयू टू एक्सेस देम इन ए स्टैगर्ड मैनर, जो कि ये एकदम से स्टैगर्ड वे में हम इसको जो फैच कर सकते हैं, बजाय उसके जो हम सिंगल मेमोरी मॉड्यूल को खत्म होने का वेट करेंगे। मतलब जैसे कि अगर मुझे इस मेमोरी का कोई डेटा एक्सेस करना है तो मुझे पूरी इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर से खत्म करना पड़ेगा, इसके यहाँ पर आना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर ये। या लाइन से आपके पास डेटा तो आपको नहीं है, सिक्वेंसली जाना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हैं। अलाउइंग जो सीपीयू को अलाउ करता है कि पैरेलल एक्सेस आप डेटा को फैच कर सकते हैं, रिड्यूसिंग लेटेंसी, जिससे आपका लेटिंग वाला जो टाइम है वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, और इंक्रीजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ये मेथड जनरली यूज किया जाता है सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, हाई प्रोसेसिंग स्पीड जहाँ चाहिए होती है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स में और एडवांस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं।
समझ में आया आप लोगों को? बेसिकली सर्वर साइड पे जो सर्वर रिक्वेस्ट जाती है वो भी इस तरीके से हैंडल आप कर सकते हैं। अब आप एक बार लिख लो या फिर आप लोग एक बार पढ़ लो इसको, वीडियो को पॉज कर कर आप एक बार जरा समझ जाओ कि आपको क्या लिख कर आना है। अगर मैं इसको हाइड भी कर दूं ना तो भी आप नहीं है की पॉइंट्स के बेसिस पे नहीं है, इसको समझा कर आ सकते हो। देखो क्या था, ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस करने का टाइम जो कम कर रहे हैं, लेटेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं। ये सीपीयू आर्किटेक्चर के अंदर यूज की जाती है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इससे हम डेटा को पैरेलली एक स्टैग्नेंट वे में फैच कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक झलक थी ना, अब आप चाहे लिख लो। ठीक है, और मैं आगे चलता हूँ। अब उसने पूछा था कि क्वेश्चन के अंदर की एडवांटेज बताओ, ये है क्या, इसका डायग्राम के थ्रू बताओ और इसको आप समझाइए भी। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझिए जरा। ये इसका एक डायग्राम है। अब देखिए मॉड्यूल जो जीरो था हमारे पास, ये उसमें डेटा रिप्रेजेंटेड है ऐसे कर कर, ये 10 20 30 30 40 ये लाइन से डेटा रिप्रेजेंटेड है ये मेमोरी के अंदर। यूं करके देखिए, ये पूरी एक मेमोरी थी सीक्वेंस वाइज, ये पूरी। और सीपीयू को मान लो 130 एग्जिक फैच करना है तो वो लाइन से आएगा ऊपर नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे करके। तो पहले हमने क्या किया, इसके अंदर हमारा जो मेमोरी होती है वो इक्वल साइज के ब्लॉक्स मॉड्यूल्स में डिवाइड की जाती है। मतलब हमारे पास ये कितने आउटपुट है, ये हमारे पास ये 16 आउटपुट है ना, ये 16। तो 16 को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, 4 मॉड्यूल्स में। ये दिस वन, अभी मैं आपको बुक से भी पढ़वा दूंगा, बुक्स में यही लिखी हुई बात ये है। आपने सारे इंस्ट्रक्शन नहीं है मतलब वो माइंड में डालते रहो, कुछ ना कुछ तो आपको याद आ ही जाएगा पेपर में। इस इन दिस कंप्यूटर इन दिस टेक्निक मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड इक्वल साइज ब्लॉक्स। अभी ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी है। नहीं मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर इसका। हाँ, अब ये मॉड्यूल 1 जो है हमारा, ये मॉड्यूल 0 जिसको मैं M0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, ये ऐसे कर कर आई है। अब इसके अंदर डेटा रिप्रेजेंटेड है 10 और इसके अंदर 50 और ये 60 और 90 और ये 130। अब जब कंप्यूटर के पास 4 हैंड्स हो चुके हैं तो जब वो एक बार में उठाएगा ना तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठा कर ले जाएगा यहाँ से। ये ऐसे करके पूरा एक बार में शिफ्ट हो जाएगा। फिर दूसरी फेज साइकिल होगी उसमें ऐसे पिच हो जाएगा, और फोर्थ साइकिल होगी उसमें ऐसे पिच हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमने रजिस्टर्स को बढ़ा दिया और मेमोरी को डिवाइड कर दिया, तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। ठीक है भाई, इसमें इतना सही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी ब्लॉक का कोई पार्ट एक्सेस करना है तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, वर्किंग इसकी एक्सप्लेन करिए, वर्किंग कैसे होगी इसकी। तो वर्किंग में क्या करेंगे आप, मेमोरी को हम मॉड्यूल्स में, देखिए यहाँ जो वर्ड बैंक यूज हो रहा है ना, बैंक भी आप यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल भी। डिवाइडिंग द मेमोरी इनटू इक्वल साइज ऑफ मॉड्यूल्स, पैरेलल एक्सेसिंग, सीपीयू कैन एक्सेस डिफरेंट बैंक साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस टाइम। सीक्वेंशियल एड्रेसिंग होती है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा सीक्वेंसली, मतलब सीक्वेंस के जरिए सिंगल बैंक में एड्रेसेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग मल्टीपल बैंक्स के अंदर इन अमाउंट राउंड रॉबिन फैशन। एड्रेस मैपिंग, इसमें मेमोरी कंट्रोलर असाइन मेमोरी एड्रेस इन इंटरलीव मैनर। इफ दे आर 4 बैंक से एड्रेस गोज टू बैंक 0, एड्रेस 1 बैंक टू 1। ये भी मैं आपको समझाऊंगा बुक के थ्रू। कंटिन्यूस फैचिंग होती है इसके अंदर। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को डेफिनेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है तो आप वर्किंग को भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए, ठीक है, इसको पढ़िए, चाहे डायग्राम के थ्रू पढ़िए, आप इसको कैसे भी करिए। अब एडवांटेज ऑफ मेमोरी इंटरवीविंग, देखिए एडवांटेज तो आप रेड के अंदर जो पढ़े थे ना बिल्कुल वही है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, सीपीयू का वेटिंग टाइम कम हो जाता है, इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस हो जाती है। बस इसमें इतना करना है। अब आगे बताता हूँ, पीवाई की तो हो गई, अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। जो बुक के अंदर डायग्राम है, बुक के अंदर जो डेटा है मैं आपको उसका इसलिए समझाता हूँ यहाँ पर ये। और यहाँ से आपको एक बात और क्लियर हो जाएगी कि मेमोरी इंटरलीविंग प्रोसेस जो है उसका नाम मेमोरी इंटरलीविंग क्यों बोला गया है। देखिए इंटरलीविंग का मतलब क्या होता है, ये जो कीवर्ड यूज हुआ है इंटरलीविंग, मतलब अंदर ही अंदर छोड़ना और अंदर ही अंदर लीव करना, मूव करना अंदर ही अंदर। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर पूरा समझा देता हूँ, यहाँ पर ये है क्या, ये हमारी रैम है बेसिकली, जो हमारा क्या है, मेन मेमोरी है। एक मिनट, और ये हमारा सीपीयू है, दिस वन इज सीपीयू। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर आपकी कोई भी फाइल है,
जिस वन मैं ये समझ सपोज करता हूँ कि ये फाइल F1 फाइल है और F1 फाइल के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम जो है काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड किया हुआ I1 I2 I3 I4 I4। तो प्रोग्राम जब आपका नहीं है मैम इसके अंदर लोड होता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आपके वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर ये मेमोरी मॉड्यूल्स के अंदर जो डिवाइड हो जाएंगे दिस वन ये ऐसे करके I1 I2 I3 4 दिस पोर्शन। अब अगर सीपीयू को कुछ वर्किंग करनी है तो सीपीयू क्या करेगा, रैम में से डेटा को उठाएगा। अब जो डेटा को उठाएगा तो उस पर वर्किंग करने के लिए सपोज करो इसके अंदर नहीं है 4 इंस्ट्रक्शन आया हुआ I1 I2 I3 I4 ऐसे करके आए हुए। अब इंस्ट्रक्शन पर वर्क है, इंस्ट्रक्शन में होगा कि प्रिंटर को ओपन करो, स्कैन करो, फाइल करो, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को वर्क करो, समथिंग समथिंग। तो इस इंस्ट्रक्शन को वर्क होने के लिए एक सीपीयू के अंदर मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है ताकि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट या डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं वो यहाँ से डेटा को उठा सके। तो सपोज करो कि ये एड्रेस नंबर एड्रेस 0 हो गया, एड्रेस 1 हो गया, एड्रेस 2 हो गया, तो वहां पर इन इंस्ट्रक्शन को डालना पड़ेगा। तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है और मेमोरी बफर रजिस्टर है वो यहाँ से फैच कर कर अपने अंदर मेमोरी को जो है एलोकेट करके उसमें एड्रेस को कॉन्सिक्यूटिवली जो है ऐड कर देते हैं। देखिए अगर किसी किसी को यहाँ से थोड़ा टफ लग रहा है तो वो पर्सन स्किप कर सकता है, वो पर्सन जो जितनी भी मैंने डेफिनेशन पीछे लिखवाई थी उसके बेसिस पे वर्क कर सकता है। बाकी मैं यहाँ पर सीपीयू के साइकिल्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर जैसे ही डेटा आता है वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस और अमाउंट ऑफ द डेटा के बेसिस पर मॉड्यूल्स डिवाइडेड हो जाते हैं जो इक्वल साइजेस के होते हैं। फिर यहाँ से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है एड्रेस एलोकेट करने के बाद डेटा को मूव और हेयर देयर जो भी उसको करना होता है, मतलब डेटा देखिए आप यहाँ पर जो आप एरो का साइन देख रहे हो ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा हुआ है यहाँ पर ये मेमोरी इंटर लिविंग प्रोसेस, इसी से ही आप लोगों को याद करनी है ये। मैं आपको एक बार पढ़वा देता हूँ आप लोगों की बुक से। देखिए यहाँ पर अब इनफ कंटेंट आप लोगों के माइंड के अंदर पहुंच जाएगा ताकि आप लोग जो अच्छे तरीके से इसको लिख कर आ जाए। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो मेमोरी होती है वो डिवाइड हो जाती है n इक्वल साइज के मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये वाली बात हम लोगों ने चले मान ली। मैंने माना कि M0 M1 M2 और M3 के अंदर हमारी मेमोरी जो डिवाइड हो गई। एंड सीपीयू के पास सेपरेट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं और मेमोरी बेस रजिस्टर होते हैं। तो माना हम लोगों ने कि हमारा ये सीपीयू है और सीपीयू के पास हमारे पास डिफरेंट MAR और MBR रजिस्टर्स होते हैं। जिस वन आप लोगों ने बात मान ली फॉर ईच मेमोरी मॉड्यूल, हर एक मेमोरी के मॉड्यूल के लिए इसके लिए अलग होंगे और इसके लिए अलग होंगे और इसके लिए अलग होंगे ये दोनों। इन एडिशन द सीपीयू हैज एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड, और सीपीयू के पास एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं एंड मेमोरी ऐसे सिस्टम भी होता है इसके पास कि इस मेमोरी को कैसे एक्सेस करना है। जब एक प्रोग्राम लोड होता है, देखिए मैंने यहीं से बताया ये मेन मेमोरी हमारी है और प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम जब लोड होता है मेन मेमोरी के अंदर इसके सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाते हैं सक्सेसिव मेमोरी मॉड्यूल्स के अंदर। ये वाली बात हमने कर ली। I0 I1 सॉरी I0 I1 I2 I3। अब जो I4 होगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर I5 I6 I7 अब I8 से यहाँ पर आएगी, ऐसे इंस्ट्रक्शन लोड हो जाएंगे आपके ये। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इक्वल टू 4 मेमोरी मॉड्यूल्स हमारे पास M1 M2, मैंने तो 0 से स्टार्ट किया है और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लोड हो जाएंगे। नाउ जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा प्रोसेसर जो होगा मेमोरी फैच कमांड को एज्यूम करेगा, मतलब सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर है वो यहाँ से फैच कमांड को फैच करेगा, मतलब कि आप मेमोरी से पढ़ना स्टार्ट करिए। द मेमोरी सिस्टम क्रिएट एन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एड्रेस एंड प्लेस देम इन द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इन द राइट ऑर्डर। ये हमने कर लिया यहाँ पर ये। अब मेमोरी रीड कमांड जो होगी वो रीड करेगी सारे एम मेमोरी मॉड्यूल को साइमल्टेनियसली। अब जो कमांड आपने एग्जीक्यूट करी थी, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर जो एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ ऐसे करके ये है। अब एक बार में आपने ऐसे डेटा को फैच किया यूं करके अभी अंदर आ गया। अब वो डायरेक्टली नहीं है, इस कमांड से ये I1 I2 I3 I4 को एक बार में जो है एक्सेस कर लेगी, मतलब इसको पढ़ लेगी। जो हम लोगों को टाइम लग रहा था I0 से लेके I4 तक जाने में, यहाँ से ये ऊपर पहुंच गया ना, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। एंड लोड देम इनटू एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अब जो हमारे पास एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उनमें ही लोड कर देगी ताकि इन पर वर्किंग की जा सके। दस ईच फैच फॉर न्यू इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन द लोडिंग ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव। इसलिए हर एक जो साइकिल है, मतलब हमारे सीपीयू की कैपेसिटी एन रजिस्टर की है तो हम एन रजिस्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो हर एक जो फैच साइकिल होगी वो एन रजिस्टर ही जो है इसके अंदर लोड करेगी, और एन रजिस्टर पे हम एक बार में वर्क कर सकते हैं यहाँ पर ये। द एबिलिटी ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू अवॉइड मेमोरी एक्सेस। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी एक्सेस जो है आपका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, और टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आपका जो है इसके अंदर जो है फास्ट अप हो जाएगा। फैच सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन आर नॉट यूजफुल। जो हम ऐसे करके इंस्ट्रक्शन को यूजफुल कर रहे थे ना, देखो जैसे ऐसे करके, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे करके, जैसे रजिस्टर तो अभी भी हमारे पास नहीं है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये हमारे पास 4 रजिस्टर्स है, 1 2 3 4 जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मानकर चलो फैच कमांड स्टार्ट हो रही है लेना भी है, फैच कमांड जो है कॉन्जिक्यूटिवली ही फैच को ले सकती है। तो वो I0 I1 I2 I3 I4 को लेकर जाएगी, यूं कर जाएगी, और वो यहाँ पर जो डेटा को जो लोड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप यहाँ पर ये बात देखिए, अब दोबारा फैच कमांड को डालेंगे, 3 बार कमांड को डालेंगे, यहाँ पर कमांड को डालेंगे, ऐसे हमको टाइम वेस्ट करना पड़ा यहाँ पर ये। और जो I1 हो सकता है रजिस्टर जो यहाँ पर है हमारा, ये कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट ना कर पाए और उससे पहले फैच कमांड दूसरी वाली साइकिल चालू हो जाए। यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है, द न्यू सेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल ओवर राइटिंग द प्रीवियसली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन विच वर लोडेड बट सम ऑफ विच वर नॉट एग्जीक्यूटेड। हो सकता है कि कुछ एग्जीक्यूट ना हुए हों और नई जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो हमारी क्या हो जाए, लोड कर दे इंस्ट्रक्शन को पहले डेफिनेटली। तो इससे हमारा वो पार्ट भी यूटिलाइज हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से भी बात समझ में आई होगी, आपके माइंड में काफी सारा डेटा पहुंच गया होगा कि आपको लिख कर क्या आना है। वैसे ये डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट बना है, मैंने आपको जो बताया है ना, ये वाला पार्ट ये कि ये टेक्निक है, इसके अंदर एक मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है इक्वल साइज के ब्लॉक्स में। जो डेटा नहीं है रैम के अंदर आता है, तो वहां से हमारे मेमोरी ऐसे रजिस्टर और बेस रजिस्टर फैच कमांड के थ्रू उनको इंस्ट्रक्शन में लोड कर सकते हैं। इसके थ्रू सीपीयू जो होता है हमारा पैरेलली डेटा को फैच कर सकता है। ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। आप समझ में आ गई ना बात, और आप लिख के आ जाओगे, इसके अंदर वर्किंग भी हो गई। एडवांटेज बिल्कुल रेड की तरह है, आप इसको कर सकते हैं अभी। समझ में आ गई ना बात ये वाली, बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे।